हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर चार्ट कॉलेज हिसार। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है C++ का चल रहा है। ठीक है, तो HTSS कोर्स में हमारा C के बाद C++ जो आता है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने सिंपल प्रोग्राम बनाए हैं, इंट्रोडक्शन किया है, हमने स्टैटिक के बारे में पढ़ा है, फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पूरा पढ़ा है, और कंस्ट्रक्टर हमारा चल रहा था। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सिंपल यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया है और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर किया है। तो दूसरा पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर का। उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंदर वो है आपके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डी स्ट्रक्चर, ये रहेगा इसके अंदर। तो हम पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके एक दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो मैं आपको पहले डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर आपको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज़ करके दिखाएंगे। तो कैसे होता है चलो देखते हैं हम। तो मैंने MS वर्ड में कुछ बना रखा है तो उसको ओपन कर लिया है मैंने। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन विच इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट इनिशलाइज किया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सेम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करवाएंगे। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज़ फॉलोइंग जनरल फंक्शन प्रोटोटाइप, उसके लिए ये रूल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल किया जाता है, कब कब यूज़ किया जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज रिटन बाय वैल्यू, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट है जब वो रिटर्न किया जाता है वैल्यू के थ्रू, तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पास टू फंक्शन बाय वैल्यू एज ए आर्गूमेंट, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट है क्लास का और वो फंक्शन के अंदर पास किया जाता है एज ए आर्गूमेंट, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। When an object constructed based on another object of the same class, यानी कि सेम क्लास के दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के थ्रू आपको सेम काम करना है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर का कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। When the compiler generate टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट, जब आपको टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट बनाना होता है या ज़रूरत है आपको या कंपाइल कर देता है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। यानी कि मैंने एक एग्जांपल वैसे ही ओरली बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर मैंने ए के अंदर 10 पास कर दिया, कोई वेरिएबल है ए इंटीजर का, उसमें 10 पास कर दिया। पहला जब ऑब्जेक्ट होगा तो आपको 10 दिखाएगा। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेरे को वहाँ पे 10 दिखाना चाहिए दोबारा से किसी अदर ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ये एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, तो सब एग्जांपल से समझेंगे आप कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे ये काम करेगा। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये हेडर फाइल है, conio.h हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये आपको पता है कोड ब्लॉक में या देव में यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर लेटेस्ट जो वर्जन है इसके उसके साथ यूज़ कर रहे हैं। क्लास एग्जाम्पल आपने ले लिया, यहाँ पे क्लास का नाम एग्जाम्पल रखा है हमने। इंटीजर AB, आपने इंटीजर AB 2 वेरिएबल ले लिए यहाँ पे। पब्लिक में जब आप काम करोगे तो आपके पास यहाँ पे मतलब ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट प्राइवेट और ये हो गया आपके पास पब्लिक। अब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एग्जाम्पल के अंदर ही क्लास का नाम एग्जाम्पल है, इसलिए इंटीजर X और इंटीजर Y 2 पैरामीटर पास कर दिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, फिर A की वैल्यू किस में, X की वैल्यू किस में चल गई, A में, और Y की वैल्यू किस में चल गई, B में। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये क्या है, आपके पास कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर आता है आपके पास यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा है। एग्जाम्पल, जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ % का साइन लगेगा ताकि वो कॉपी कर सके किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर का एड्रेस को होल्ड रखे, उसके लिए ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है OBJ नाम से। ए के अंदर जो वैल्यू है, ए के अंदर जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट डॉट ए वापस ए में आ जाए और B इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट B उसकी वैल्यू वापस आ जाए। ठीक है, अब आई एम कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसने ये लिखा है कि मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर हूँ। ओके, अब आपने वही डिस्प्ले किया, सी आउट वैल्यूज़ A और B को आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया।
ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कि आपने क्या किया, क्लोज़ किया, क्लास क्लोज कर दी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर मेन फंक्शन में गए। मेन में जाने के बाद एग्जांपल का पहला ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने क्या किया, 2 वैल्यू पास कर दी, क्योंकि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर 10 और 20 पास कर दिया। एग्जांपल ऑब्जेक्ट 2 बनाया। इस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हमने वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो इसके अंदर 2 वैल्यू होल्ड है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों वैल्यू किसको दे देगा, ऑब्जेक्ट 2 को दे देगा। एग्जांपल 3 बनाया, ऑब्जेक्ट यानी कि इसकी जो वैल्यू थी वो हमने इसमें पास कर दी। तो ये देखो इसने क्या किया, 3 बार इसने कॉल किया ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। तो 3 बार वही सेम रिजल्ट आपको दिखा देगा यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर की कारण। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे एग्जांपल 2 भी समझ लेते हैं साथ साथ। तो इंक्लूड और ये यूजिंग नेम स्पेस आपको पता है। क्लास मैंने बनाई यहाँ पे सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम से बना दिया। प्राइवेट आपने डिक्लेयर किया। इंटीजर XY डाटा मेंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक में गए, सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर इंटीजर X और इंटीजर Y 2 वैल्यू पास किया आपने, और यहाँ पे दोनों के अंदर X और Y के अंदर X1 और XY2 आपने पास कर दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या किया, एंड लगा के एक सेम नाम से आपने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। x इक्वल टू सेम डॉट एक्स और y ये पास कर दिया। वही डिस्प्ले में आपने यहाँ पे x और y को प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे गए मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या है, सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने यहाँ पे obj1 नाम से। ठीक है, obj1 नाम से बनाया, उसमें 10 और 15 आपने डाल दिया। ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब आपने कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट 2 बनाया और ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू इसमें चलेगी। ठीक है, अब आप डिस्प्ले करवा रहे हो ऑब्जेक्ट 1 से, तो इसका मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट 2 से डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसका मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स के प्रोग्राम हैं। चलो अब आता है हमारे पास इसकी थ्योरी लगातार ही हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमें डी स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है, तो वो थ्योरी भी कंप्लीट कर लेते हैं आप यहाँ पे। तो डी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास डी स्ट्रक्चर इज स्पेशल क्लास फंक्शन विच डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट एज सून एज स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड, यानी कि जब आपने क्लास के कॉपी यानी आपने कंस्ट्रक्टर के लिए जो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, ठीक है, या क्लास के लिए आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, उनको सबको डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म कर देना है, ताकि वो मेमोरी में ना पड़े रहे। उसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, डी स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। द डी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द कंपाइल व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जब ये डी स्ट्रक्चर अपने आप को कॉल कर लेगा, जब अपना कंपाइलर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया यानी कि ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया था, उस स्टेटमेंट के बाद ये डी स्ट्रक्चर अपने आप को कॉल कर लेगा। The syntax of D structure is same as that a constructor in same name used for the D structure with a tilde sign of the prefix to it, यानी कि टिल्ड का साइन जहाँ कंस्ट्रक्टर के आगे लगा दोगे वो क्या बन जाएगा, डी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एक एग्जांपल है, क्लास A आपने यहाँ पे ली, आपने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया, कंस्ट्रक्टर हो गया, और आपने क्लास जो कंस्ट्रक्टर था उसके आगे आपने टिल्ड का साइन लगा दिया, तो वो डी स्ट्रक्चर हो गया। और आपने मेन के अंदर आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए का बनाया और इंटीजर के अंदर एक एक्स वैल्यू ले ली 1, और आपने चेक कर लिया अगर 1 है, यहाँ पे कुछ है वैल्यू, तो क्या करेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है यानी कि, तो वो क्या करेगा, डी स्ट्रक्चर यानी कि इस ऑब्जेक्ट के इस फॉल्स के अंदर यानी कि इस कंडीशन से जैसे ही बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, डी स्ट्रक्चर को कॉल कर देगा, यानी कि ऊपर जितने ऑब्जेक्ट बने थे उनको इसने ख़त्म कर दिया यहाँ से। तो ये था हमारे पास यहाँ पे डी स्ट्रक्चर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब हम करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल उठाएंगे और वो करके देखेंगे इसके अंदर कि कंस्ट्रक्टर डी कंस्ट्रक्टर का कैसे, कॉपी कंस्ट्रक्टर का कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल बनाते हैं। हम यहाँ पे आए और आपने क्या किया, फाइल न्यू और फाइल पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या किया, C++ के अंदर यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और सेव आपने यहाँ पे कर दिया, फिनिश इट। अब आपने हैश इंक्लूड आपने लिखा, हैश इंक्लूड आ गया यहाँ पे, और आपने आयोस्ट्रीम लिखा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने यूजिंग नेम
यूजिंग नेम स्पेस भी आपने यूज किया यहाँ पे। अब आपने क्लास बना दी यहाँ पे सिंपल ए नाम से, ठीक है। ए से ही हम चलो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पे। अब आपने इंटीजर में मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स ही लिख दिया, ठीक है। अब एक्स लिखने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिक में जाओगे यहाँ पे। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया आपने, ठीक है, ए नाम से, और उसके अंदर इंटीजर में आपने कोई वैल्यू पास कर दी, वाई पास कर देते हैं चलो आप यहाँ पे, ठीक है। अब x इक्वल टू वाई आपने इसको पास कर दिया, ये तो हो गया सिंपल कंस्ट्रक्टर आपका, ठीक है। अब बात आती है कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपने ए लिखा और यहाँ पे ए के अंदर एक एंड लगा के ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे कॉपी ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। तो आपने अब क्या करना है कि आपके पास x इक्वल टू obj.x यानी कि x की वैल्यू जो थी वो दोबारा से किसी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में इसने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको लिखनी है। वो कमांड ये है कि एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। डिस्प्ले नाम से आपने फंक्शन बना दिया मान लीजिए, ठीक है। डिस्प्ले नाम से जब आपने ये फंक्शन बना दिया है तो उसमें आपने क्या किया, सी आउट में लिखा यहाँ पे x इज नाउ, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिख दिया x, एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है। यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इसको, ठीक है। आपने क्या किया, क्लास ए ली, क्लास ए के अंदर एक इंटीजर x पास किया। पब्लिक में आपने क्या किया, y के इंटीजर जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटर, उसके अंदर आपने क्या किया, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें y पास कर दिया, y की वैल्यू x में चलेगी। फिर आपने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पास किया, उस वैल्यू के अंदर वापस वो वैल्यू वहाँ पे आ जाए और वो डिस्प्ले करके आपने उस x को प्रिंट करवा दिया। अब आती है बात मेन फंक्शन की। यहाँ पे मेन फंक्शन में गए आप। मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने ले लिया यहाँ पे m, और उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दी आपने 3, ठीक है। अब आप m डॉट डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किया आपने और रन कर दिया, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पे, x इज़ नाउ दिस, ठीक है। तो अब आपने सिलेक्शन लगा देना है यहाँ पे, क्योंकि दोबारा आप इसको कॉल करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। ए के अंदर ही n ऑब्जेक्ट बनाया, और वो ऑब्जेक्ट किसको उठा रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को उठा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एन डॉट अब डिस्प्ले करते हैं आपका यहाँ पे, तो आपको दूसरी वैल्यू भी सेम नज़र आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आपने रन किया और आपको यहाँ पे वो वैल्यू नज़र आएगी जो आपके पास 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपने बोला एक ऑब्जेक्ट और बना के दिखा, भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है वो देखो, ए का एक ऑब्जेक्ट और बना लिया आपने, ठीक है। ओ इक्वल टू आपने एन को या एम को ही पास कर देते हैं, और ओ डॉट डिस्प्ले अपन कॉल कर दिया यहाँ पे। अब ये भी आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि आप उसको असाइन करवा रहे हैं वैल्यूज़, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। हाँ ये था, एंटर नहीं लेगा वो, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक पहले नोट कीजिए, आपने ये नोट कर लिया, तो अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर था हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं हम डी कंस्ट्रक्टर की बात करें। अगर हम डी कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कैसे यूज़ होगा डी कंस्ट्रक्टर, अब आपको ये देखना है। तो डी कंस्ट्रक्टर हमें कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, एक प्रोग्राम और बना लेते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया सारे को यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्लास ए बना लिया, क्लियर है यहाँ तक। अब क्लास ए के अंदर आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, क्लास ए लिया आपने
और इसके अंदर मान लीजिए आप सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, पब्लिक लिख देते हैं सीधा ही, और सी आउट हमने कर दिया, सी आउट हमने ये कर दिया कि नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे अपन बनाओ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक को कंस्ट्रक्टर तो बनाना पड़ेगा, अगर वो नहीं बनाएंगे तो चलेगा कैसे ये बताओ, डायरेक्ट तो कोई वैल्यू लेता ही नहीं है ये। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास सिंपल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब आपको अप्लाई करना है इसके अंदर डी कंस्ट्रक्टर, टिल्ड का साइन लगाना है और ए आपने लिखा और यहाँ पे आपके पास डी कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आपने अब क्या किया, डी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया और सिंपली आपको इजी तरीके से लिखना है, स्लैश एन लगा दो चाहे, और आपने लिख दिया यहाँ पे डी कंस्ट्रक्टर, डी स्ट्रक्चर। चलो आपने डी स्ट्रक्टर लिख दिया, यहाँ पे डी स्ट्रक्टर आपने लिख दिया, ठीक है। अब जस्ट आपको क्या करना है, क्लास यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्लास आपने यहाँ पे बंद कर दी, ठीक है। क्लास बंद करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपको एक मेन फंक्शन तो बनाना ही है, मेन फंक्शन ले लिया। अब देखो आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ पे कॉल किया, ए का ऑब्जेक्ट बना दिया एक्स नाम से, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो क्या करेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद जो एग्जीक्यूट करेगा पूरे को, उस टाइम डी स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉल कर देगा। ये देखो नॉर्मल हो गया, डी स्ट्रक्चर हो गया। अब आपके पास एक और ऑप्शन है इसके अंदर, आपने इंटीजर में कोई वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू आपने 1 सेट कर दी, और इफ़ के अंदर आपने क्या कर दिया, y को चेक किया, चेक करने के बाद आपने यहाँ पे कॉल कर दिया दोबारा से इसका कोई भी ऑब्जेक्ट x, आपने यहाँ पे xy नाम से ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया। अब यहाँ पे जब ये xy मिल जाएगा इसको यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये काम करेगा कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ पे यूज होने के बाद बाहर निकलेगा, उस टाइम इस ऑब्जेक्ट को डिस्टोर करने के लिए ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डी स्ट्रक्चर अपने आप को कॉल कर लेगा। ये देखो 2 बार इसने कॉल किया ना, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डी कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज होती है हमारे इस प्रोग्राम्स के अंदर। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर और डी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये सब आप यूज़ कर सकते हो बहुत इजी तरीके से आप इनको, ठीक है। तो सिलेबस में तो आपका यही है इसके अंदर, बट आप इसको एडवांस भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ यूज़ करके देख सकते हो, एरे के साथ यूज़ करके दे सकते हो। तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स इसके अंदर आप बना सकते हो। और इसके अंदर जो बात करें अगर आप यहाँ पे कि चलो ये तो आपको समझ में आ गया, क्लास ए और क्लास मतलब कंस्ट्रक्टर को कैसे हैंडल किया जाता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कीजिए। चलो नोट करने के बाद आप यहाँ पे आइए, इसके अंदर यहाँ तक इसको भी नोट कीजिए। चलो आपने नोट कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर आज हमने जो डिस्कस किया है वो है हमारा कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डी कंस्ट्रक्टर। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हम यूज़ करेंगे या जो भी हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो हम यूज़ करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड। तो इनहेरिटेंस हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या होता है, तो वो पूरी जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। तो जो अभी तक हमारे टॉपिक हुए हैं वो हैं, हमने फंक्शन करके देखे थे, ठीक है, हमने एरे के साथ यूज़ किया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज़ किया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टैटिक फंक्शन यूज़ करके देखे हैं, स्टैटिक डाटा मेमोरी यूज़ करके देखे हैं, हमने फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके देखे हैं, और कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके देख लिया, और कंस्ट्रक्टर का कॉपी और डिस्क कंस्ट्रक्चर आपने इसके अंदर यूज़ करके देख लिया,
ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।